प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एशियन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 12 विषय अर्थशास्त्र। आज हमें अध्याय 19 प्रारंभ करना है, केंद्रीय बैंक कार्य एवं साख नियंत्रण। गत क्लास में हमने व्यापारिक बैंक के द्वारा साख सृजन किस प्रकार से किया जाता है इसका अध्ययन किया था। आज की क्लास के अंदर हम अध्ययन करेंगे साख नियंत्रण किस प्रकार से किया जाता है, इसकी भी हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और साथ ही केंद्रीय बैंक के कार्यों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं कि केंद्रीय बैंक कहते किसे हैं, इसकी परिभाषा की व्याख्या करते हैं। देखिए, केंद्रीय बैंक वह बैंक है जो मौद्रिक एवं बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित एवं स्थिर करने में सहायक होता है। तो क्या है केंद्रीय बैंक? ऐसा बैंक जो मौद्रिक नीति का संचालन करता है एवं बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है, अर्थात जो व्यापारिक बैंकों का सिस्टम है उसको वो क्या करता है, नियंत्रित करता है और उसको स्थिर बनाए रखने का कार्य करता है। केंद्रीय बैंक भिन्न भिन्न देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अमेरिका में केंद्रीय बैंक को फेडरल रिजर्व बैंक कहते हैं, इंग्लैंड के अंदर इसको बैंक ऑफ इंग्लैंड कहा जाता है और भारत में इसे भारतीय रिजर्व बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या शॉर्ट रूप में हम क्या कहते हैं, आरबीआई कहते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं केंद्रीय बैंक के कार्य। प्रत्येक देश में केंद्रीय बैंक के द्वारा एक जैसे कार्य संपन्न किए जाते हैं, उनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहला कार्य आता है करेंसी का निर्गमन। हमने व्यापारिक बैंक के लेसन के अंदर अध्ययन किया था कि साख सृजन दो प्रकार से होता है, एक करेंसी के निर्गमन के द्वारा जो केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है और दूसरा हमने अध्ययन किया था प्रारंभिक जमा एवं व्युत्पन्न जमा के द्वारा व्यापारिक बैंक के द्वारा साख सृजन किया जाता है। तो व्यापारिक बैंक के द्वारा जो साख सृजन है उसका हमने गत क्लास के अंदर अध्ययन किया। तो करेंसी के निर्गमन के द्वारा भी रिजर्व बैंक के द्वारा साख सृजन किया जाता है, अर्थात नए नोट छापने का काम या नोटों के निर्गमन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। और भारत में यह कार्य किसके द्वारा किया जाता है, आरबीआई के द्वारा किया जाता है। भारत में आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। 1 जनवरी 1949 को इसका क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, अर्थात ये गवर्नमेंट के अंडर में या भारतीय सरकार के रूप में अंडर में ये कार्य करता है। तो आरबीआई के द्वारा करेंसी का निर्गमन किया जाता है और भारत में ये न्यूनतम कोष प्रणाली के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर? न्यूनतम कोष प्रणाली रखी जाती है रिजर्व के रूप में रिजर्व बैंक के द्वारा, जिसमें 115 करोड़ का सोना और 85 करोड़ की विदेशी प्रतिभूतियां, 85 करोड़ की विदेशी प्रतिभूतियां ये न्यूनतम कोष के रूप में रखते हुए इनके आधार पर आरबीआई के द्वारा भारत में नोट निर्गमन का कार्य किया जाता है। और आरबीआई 1 रुपए से बड़े नोट छापने का कार्य करता है और उस पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं और 1 रुपए का नोट है जो वित्त सचिव के हस्ताक्षर से जारी किया जाता है। नेक्स्ट आता है रिजर्व बैंक का कार्य, बैंकों का बैंक एवं नियंत्रणकर्ता। रिजर्व बैंक बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है। बैंकों के बैंक के रूप में किस प्रकार से कार्य करता है, जिस प्रकार से हम किसी व्यापारिक बैंक में अपना खाता खोलते हैं, अर्थात अपने अतिरिक्त धन को अतिरिक्त पूंजी को व्यापारिक बैंक में जमा करवा सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर हम व्यापारिक बैंक से या वाणिज्यिक बैंक से ऋण भी ले सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो व्यापारिक बैंक होते हैं वो भी अपने अतिरिक्त धन को कहां जमा करवा सकते हैं, रिजर्व बैंक के पास जमा करवा सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर रिजर्व बैंक से ऋण भी ले सकते हैं। तो व्यापारिक बैंकों का अंतिम ऋणदाता भी कौन सा बैंक होता है, रिजर्व बैंक होता है। अर्थात यदि भारत में देखें तो हम वाणिज्यिक बैंकों का अंतिम ऋणदाता कौन है, आरबीआई या भारतीय रिजर्व बैंक है। केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों का या अन्य बैंकों का नियंत्रणकर्ता भी होता है। नियंत्रणकर्ता किस प्रकार से होता है, जैसे जब नए बैंक खुलते हैं किसी भी कंपनी के द्वारा, जब बैंक खोला जाना तो उसको लाइसेंस देने का कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है, रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। बैंकिंग संचालन से संबंधित समस्त नीतियों का या दिशा निर्देशों का निर्धारण भी किसके द्वारा किया जाता है, रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। इसके साथ साथ साख नियंत्रण की विभिन्न विधियों के द्वारा भी रिजर्व बैंक के द्वारा व्यापारिक बैंकों पर नियंत्रण रखा जाता है। नेक्स्ट आता है सरकार का बैंकर एवं सलाहकार।
केंद्रीय बैंक सरकार का बैंकर होता है। सरकार के बैंकर से तात्पर्य यह है कि वो सरकारी धन को जमा करता है, जैसे टैक्स के रूप में या कर के रूप में या राजस्व के रूप में जो भी राशि जमा करवाई जाती है वो कहां जमा होती है, अंतिम रूप से रिजर्व बैंक के पास जमा होती है। और वो सरकार के रूप से सरकार के जो किए जाने वाले भुगतान है उनको भी करने का कार्य करता है, अर्थात वो सरकार की जमाओं को स्वीकार करता है एक तरीके से, और सरकार के द्वारा जो किए जाने वाले भुगतान है उनको भी करने का कार्य करता है। रिजर्व बैंक को इस कार्य के बदले में सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिफल नहीं दिया जाता, अर्थात किसी भी प्रकार का भुगतान रिजर्व बैंक को उसकी सेवा के बदले नहीं दिया जाता। लेकिन बदले में क्या होता है, रिजर्व बैंक के पास भी जो सरकार का धन जमा होता है, राजस्व का या अन्य कोई भी, उस पर रिजर्व बैंक को सरकार को कोई भी ब्याज नहीं देना होता। नेक्स्ट आता है सलाहकार के रूप में। रिजर्व बैंक विभिन्न आर्थिक नीतियों के संचालन में सरकार को या निवेश से संबंधित नीतियों के संचालन में सलाह देता है, अर्थात राय मशवरा रिजर्व बैंक से किया जाता है आर्थिक नीतियों के निर्धारण में, और रिजर्व बैंक के द्वारा यह सलाह सरकार को प्रदान की जाती है। नेक्स्ट आता है अंतरराष्ट्रीय विनिमय कोषों का संरक्षक। अंतरराष्ट्रीय विनिमय कोषों का संरक्षक होता है, अर्थात विदेशी धन का, विदेशी प्रतिभूतियों का संरक्षक होता है। इसके साथ साथ विनिमय दर को स्थिर बनाए रखने का कार्य भी रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है, अर्थात देश की मुद्रा का विदेशी की मुद्रा के बदले में या विदेशी मुद्रा के प्रति विनिमय दर बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव ना हो, इसका कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है, रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। और इसके लिए रिजर्व बैंक अधिमूल्यन या अवमूल्यन की नीतियों को अपनाता है। नेक्स्ट आता है अंतिम ऋणदाता। अंतिम ऋणदाता किसका है, सरकार का भी और बैंकों का भी। रिजर्व बैंक बैंकों का बैंक है और अंतिम ऋणदाता भी, अर्थात जब व्यापारिक बैंक को अन्य किसी स्रोत से ऋण नहीं मिलता तो अंतिम रूप से ऋण किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, रिजर्व बैंक के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके साथ साथ रिजर्व बैंक के द्वारा सरकार को भी क्या किया जाता है, ऋण प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट आता है केंद्रीय समाशोधन। केंद्रीय समाशोधन अर्थात विभिन्न प्रकार के बैंकों के लिए समाशोधन का कार्य करता है, अर्थात जब एक बैंक को दूसरे बैंक को पूंजी का हस्तांतरण करना होता है तो बिना पूंजी के या नगद रूप में भुगतान के रिजर्व बैंक इस कार्य को संपन्न करता है। किस कारण से संपन्न करता है, क्योंकि केंद्रीय बैंक के पास विभिन्न बैंकों की जमाएं ऑलरेडी जमा होती है और उसी जमावे से वो किसका कार्य कर देता है, समाशोधन का कार्य करता है। अर्थात व्यापारिक बैंकों के लिए एक बैंक से दूसरे बैंक में धन के हस्तांतरण के लिए भी रिजर्व बैंक समाशोधन के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट आता है साख का नियंत्रण एवं नियमन। साख नियंत्रण से तात्पर्य एक तरीके से मुद्रा की मात्रा का नियंत्रण, धन की मात्रा का नियंत्रण। तो मुद्रा की मात्रा को नियंत्रण करना क्यों आवश्यक है, देखिए यदि मुद्रा की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो क्या होगा, मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी, क्योंकि यदि पूंजी बढ़ गई, धन बढ़ गया, हमारे पास क्रय शक्ति बढ़ गई और वस्तुओं तो क्या होगा, वस्तुओं की डिमांड बढ़ जाएगी, पूर्ति नहीं बढ़ेगी तो क्या होगा, मुद्रास्फीति हो जाएगी, अर्थात महंगाई बढ़ जाएगी। इसलिए रिजर्व बैंक साख नियंत्रण का कार्य करता है कि किस प्रकार से मुद्रास्फीति के दर को नियंत्रित रखा जा सके। तो साख नियंत्रण का जो मुख्य कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है, रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। साख नियंत्रण का कार्य रिजर्व बैंक के द्वारा अपनी दो प्रकार की विधियों से किया जाता है, उसमें से एक विधि को हम गुणात्मक विधि और दूसरी को हम मात्रात्मक विधि कहते हैं। तो साख नियंत्रण की ये दोनों विधियां कौन कौन सी है, गुणात्मक विधियां और मात्रात्मक विधियां, इसके हम विस्तार से चर्चा करते हैं। परीक्षा की दृष्टि से साख नियंत्रण का कार्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने इसको बहुत ध्यान से समझना है। देखिए केंद्रीय बैंक के द्वारा साख नियंत्रण के लिए दो प्रकार के उपाय किए जाते हैं। एक होते हैं मात्रात्मक उपाय, इनको परिमाणात्मक उपाय भी कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमाणात्मक उपाय भी कहते हैं। दूसरे होते हैं गुणात्मक उपाय। मात्रात्मक उपाय या परिमाणात्मक उपाय से क्या तात्पर्य है, ये डायरेक्ट रूप से साख की मात्रा को प्रभावित करते हैं, अर्थात प्रत्येक क्षेत्र की साख, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र की है, कृषि क्षेत्र की है, वो सारी की सारी साख प्रभावित होती है। प्रत्येक क्षेत्र की साख समान रूप से प्रभावित होती है, किसी विशेष क्षेत्र की साख प्रभावित नहीं होती, अर्थात डायरेक्ट रूप से साख की मात्रा प्रभावित होती है। इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, मात्रात्मक उपाय कहते हैं। कौन से उपाय इसके अंदर किए जाते हैं, सबसे पहला आता है बैंक दर नीति। देखिए बैंक दर नीति है क्या,
ये व्यापारिक बिलों के पुनर्कटौती की दर है। व्यापारिक बिलों के पुनर्कटौती की दर से तात्पर्य आप यूं समझिए कि किसी एक बिल को बैंक के द्वारा पहले 20% दर पर कटौती की गई है। अब यदि उसके आधार पर बैंक के द्वारा ऋण प्रदान किया गया, अब यदि बैंक के द्वारा उसी बिल को रिजर्व बैंक के पास कटौती के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो वो पुनर्कटौती अर्थात दोबारा कटौती हो रही है उसकी दर में, क्योंकि प्रथम कटौती व्यापारिक बैंक के द्वारा की गई है और दूसरी कटौती किसके द्वारा की जा रही है, रिजर्व बैंक के द्वारा। तो ये व्यापारिक बिलों पर पुनर्कटौती की दर है। और वास्तव में ये क्या है, ये वो दर है जिस दर पर रिजर्व बैंक के द्वारा व्यापारिक बैंकों को दीर्घकाल के लिए ऋण दिया जाता है। अर्थात दीर्घकालीन ऋण पर जो रिजर्व बैंक के द्वारा व्यापारिक बैंकों से ब्याज दर वसूली जाती है वही क्या है, बैंक दर है। अब ये साख की मात्रा को किस प्रकार से प्रभावित करेगी, यदि बैंक दर को रिजर्व बैंक के द्वारा बढ़ा दिया जाता है तो ऋण देना क्या हो जाएगा, व्यापारिक बैंक के द्वारा महंगा हो जाएगा, क्योंकि बैंक दर बढ़ गई। तो जब बैंक दर अर्थात बढ़ी हुई बैंक दर पर जब व्यापारिक बैंक को रिजर्व बैंक से धन मिलेगा तो व्यापारिक बैंक भी आगे उस ऋण को अधिक दर पर देगा, तो ऋण लेना क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। जब ब्याज दर बढ़ जाएगी तो ऋण लेने वालों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, अर्थात जो साख की मात्रा है वो कम हो जाएगी। अब इसी के विपरीत यदि बैंक दर को घटा दिया जाए, इससे क्या तात्पर्य होगा कि रिजर्व बैंक से व्यापारिक बैंक को कम ब्याज दर पर ऋण मिलेगा और व्यापारिक बैंक भी फिर आगे क्या करेगा, कम ब्याज दर पर ऋण देगा, जिससे साख की मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी। दूसरा आता है खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार की क्रियाओं से किस प्रकार से साख की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। देखिए, जब रिजर्व बैंक को साख का विस्तार करना होता है तब क्या करता है रिजर्व बैंक, जो रिजर्व बैंक के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियां बेची गई है उनको खरीदने का कार्य करता है और बदले में क्या देता है, साख देता है, तो जिससे साख का क्या होता है, विस्तार होता है। और यदि रिजर्व बैंक को साख की मात्रा को नियंत्रित करना है तो क्या करता है बैंक, सरकारी प्रतिभूतियां बेचने का कार्य करता है। तो सरकारी प्रतिभूतियां जब बेची जाएंगी तो नगद मुद्रा क्या हो जाएगी, वापिस संचित हो जाएगी, अर्थात साख की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सरकारी प्रतिभूतियों को बेचकर रिजर्व बैंक क्या करता है, साख की मात्रा कम कर देता है और सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद कर रिजर्व बैंक साख का क्या करता है, विस्तार करता है। नेक्स्ट आता है सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर और एसएलआर है क्या, पहले तो हम इसको समझते हैं। देखिए, जो व्यापारिक बैंक है उनको अपने पास जो सकल जमा होती है कौन कौन सी, एक तो डीडी के रूप में, डिमांड डिपॉजिट के रूप में, एक टीडी अर्थात टाइम डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट के रूप में। इन समस्त जमाओं का, सकल जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है नगद रूप में और एक निश्चित प्रतिशत अपने पास रखना पड़ता है। देखिए, सी से आप क्या याद रखें, सेंटर याद रखें या केंद्र याद रखें। केंद्र में क्या होता है, केंद्रीय रिजर्व बैंक है जैसे। इसी प्रकार से एस से स्टेट याद रखें या राज्य, क्या याद रखेंगे, स्टेट, अर्थात वाणिज्यिक बैंकों या व्यापारिक बैंकों की शाखाएं कहां होती है, हम एक उदाहरण के लिए माने कि स्टेटों में होती है। तो अपनी सकल जमा का जो भी व्यापारिक बैंकों के पास होता है उसका एक निश्चित प्रतिशत केंद्रीय बैंक के पास भी जमा करना पड़ता है और अपने पास भी रखना पड़ता है। तो अपने पास रखना पड़ता है तो याद रखने में आसानी रहेगी, एस से एस अर्थात एसएलआर वो दर है जो व्यापारिक बैंकों को अपनी सकल जमा का अपने पास रखना पड़ता है। यह नगद रूप में भी हो सकता है या प्रतिभूतियों के रूप में भी हो सकता है, स्वर्ण के रूप में भी हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। लेकिन जो प्रतिशत केंद्रीय बैंक के पास जमा करवाया जाता है, जैसे भारत में आरबीआई के पास जमा करवाया जाएगा, वो किसके रूप में होगा, वो नगद रूप में होगा। तो सीआरआर वो दर है कि कितना प्रतिशत रखा जाना है। ये देखिए 3 से 15% के बीच होती थी और ये होती थी 25 से 40 के बीच में, अर्थात मिनिमम 3% और मैक्सिमम 15। इसी प्रकार से एसएलआर की मिनिमम दर होती थी 25 और मैक्सिमम 40। लेकिन 2007 के बाद इसकी जो मिनिमम दर है इसको और इसकी भी मिनिमम दर को हटा दिया गया, अर्थात अब ये कितनी है, ये 0 से 15% के बीच में हो सकती है और ये कितनी हो सकती है, ये 0 से 40 के बीच में हो सकती है। तो इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, इसका निर्धारण किया जाता है केंद्रीय बैंक के द्वारा। और इससे साख नियंत्रित कैसे होती है, जैसे मान लीजिए कि सीआरआर को बढ़ा दिया जाए
तो क्या होगा, व्यापारिक बैंकों को रिजर्व बैंक के पास अधिक जमा करना पड़ेगा, तो उनके पास लोन देने के लिए, ऋण देने के लिए कम धन बच पाएगा। इसी प्रकार से यदि एसएलआर को बढ़ा दिया जाए तो भी क्या होगा, व्यापारिक बैंक के पास ऋण देने के लिए कम धन बच पाएगा। तो इससे क्या होगा, व्यापारिक बैंक ज्यादा ऋण नहीं दे पाएंगे और साख की मात्रा क्या हो जाएगी, नियंत्रित हो जाएगी। और जब रिजर्व बैंक को साख का विस्तार करना होता है तब वो इन दर को क्या कर देता है, कम कर देता है। और जब ये दर कम हो जाएगी, अर्थात अब क्या होगा, व्यापारिक बैंकों को रिजर्व बैंक के पास और अपने पास कम रिजर्व रखना पड़ेगा, तो उनके पास लोन देने के लिए या ऋण देने के लिए ज्यादा धन बच जाएगा, तो उससे वो ऋण ज्यादा दे पाएंगे और साख का क्या होगा, विस्तार होगा। ये प्रश्न एक एक नंबर की, दो दो नंबर की परिभाषा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने याद करना है कि सीआरआर क्या है, वह दर या अपनी सकल जमा का वह प्रतिशत जो प्रत्येक व्यापारिक बैंक को कहां रखना पड़ता है, सीआरआर के अनुसार रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है, किसके रूप में, नगद रूप में। किसका प्रतिशत, अपनी सकल जमा अर्थात मांग जमा एवं फिक्स डिपॉजिट या सावधि जमा का। और एसएलआर क्या है, अपनी सकल जमा का वह प्रतिशत जो प्रत्येक व्यापारिक बैंक को अपने पास नगद रूप में अथवा अन्य रूप में रखना पड़ता है, उस दर को हम क्या कहते हैं, एसएलआर कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं गुणात्मक उपाय। अब गुणात्मक उपाय देखिए, इसमें साख प्रभावित होती है लेकिन चयनित रूप से, अर्थात कुछ साख प्रभावित होगी कुछ नहीं होगी, अर्थात विशेष क्षेत्र की भी हो सकती है, सभी क्षेत्रों की भी हो सकती है। ये रिजर्व बैंक के द्वारा निर्णय लिया जाता है कि कौन सी साख को नियंत्रित करना है, तो इसका प्रभाव अलग अलग प्रकार की साख पर अलग अलग पड़ जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, गुणात्मक उपाय कहते हैं। गुणात्मक उपाय के अंदर सबसे पहला है चयनात्मक साख का नियंत्रण। रिजर्व बैंक विशेष प्रकार के बिलों की, जो व्यापारिक बिलों की कटौती है, उसको नियंत्रित कर सकता है। रिजर्व बैंक विशेष प्रकार की साख को या विशिष्ट क्षेत्र की साख को नियंत्रित कर सकता है। तो इस प्रकार से चयनात्मक साख है, इसी को हम क्या कहते हैं, चयनात्मक साख नियंत्रण कहते हैं। दूसरा आता है साख की राशनिंग। अब राशनिंग शब्द से आप समझते हो क्या तात्पर्य है, कोटा निर्धारण करना। तो रिजर्व बैंक के द्वारा किसी विशेष क्षेत्र को दी जाने वाली साख का कोटा निर्धारण कर दिया जाएगा, जैसे उद्योग को इतना ही देना है, कृषि को इतना ही देना है। तो जब भिन्न भिन्न प्रकार के क्षेत्रों की साख का जब कोटा निर्धारण रिजर्व बैंक के द्वारा कर दिया जाता है उस क्षेत्र की साख को नियंत्रित करने के लिए, तो इसको हम क्या कहते हैं, साख की राशनिंग कहते हैं। नेक्स्ट आता है नैतिक दबाव। रिजर्व बैंक के द्वारा व्यापारिक बैंकों को भिन्न भिन्न प्रकार के दिशा निर्देश बैंकिंग प्रणाली को संचालित करने के लिए प्रदान किए जाते हैं, और विभिन्न प्रकार के दिशा निर्देशों या आदेशों के द्वारा रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों पर एक नैतिक दबाव बनाया जाता है, और इसी के द्वारा उसके द्वारा गुणात्मक साख नियंत्रण के उपाय अपनाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है प्रचार। प्रचार से क्या तात्पर्य है, रिजर्व बैंक विभिन्न प्रकार की पत्रिकाओं, बुलेटिन के माध्यम से जो आर्थिक परिस्थितियां हैं उनका विश्लेषण करता है, आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण करता है और उन्हें दूर करने के उपाय बताता है, और उसी के अनुसार वो भिन्न भिन्न प्रकार के व्यापारिक बैंकों को उसके अनुसार चलने के दिशा निर्देश प्रदान करता है ताकि साख का नियमन किया जा सके। नेक्स्ट आता है प्रत्यक्ष कार्रवाई। देखिए, रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों का नियंत्रण करता है, समय समय पर वो भिन्न भिन्न प्रकार के दिशा निर्देश रिजर्व बैंक के द्वारा व्यापारिक बैंकों को प्रदान किए जाते हैं, और यदि दिशा निर्देशों का पालन व्यापारिक बैंकों के द्वारा किया नहीं जाता जो रिजर्व बैंक के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, तो रिजर्व बैंक किसी भी बैंक के खिलाफ प्रत्यक्ष कार्रवाई भी करता है। तो इस प्रकार से केंद्रीय बैंक के द्वारा साख नियंत्रण के भिन्न भिन्न उपाय अपनाए जाते हैं, और ये उपाय प्रत्येक देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा समान रूप से अपनाए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के क्या कार्य हैं, जो भारत का केंद्रीय बैंक है आरबीआई या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके क्या कार्य हैं उसका हम अध्ययन करते हैं। देखिए, सीआरआर और एसएलआर की परिभाषा परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छी तरह से याद कर लें। हम अध्ययन करते हैं क्या है कोषानुपात, यद्यपि इसकी हमने एक बार व्याख्या कर ली है। व्यापारिक बैंकों को अपनी सकल जमा का
एक निश्चित अनुपात केंद्रीय बैंक के पास नगद रूप में जमा रखना पड़ता है और यही अनुपात क्या कहलाता है? सीआरआर या कैश रिजर्व रेशो या नगद कोषानुपात कहलाता है। कितनी हो सकती है इसकी दर? 0 से लेकर 15% के बीच में। पहले ये 3 से लेकर 15 के बीच में निर्धारित होती थी, लेकिन 2007 के बाद जो इसकी न्यूनतम सीमा है उसको क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। तो इसी प्रकार से अभी हमें सी से क्या याद रखना है? सेंटर या केंद्र, क्योंकि केंद्रीय बैंक के पास जमा रहेगा वो अनुपात तो क्या होगा? उस अनुपात को हम क्या कहेंगे? सीआरआर। तो दूसरा बच जाएगा अपने आप ही एसएलआर। तो व्यापारिक बैंकों को अपनी सकल जमा का एक निश्चित अनुपात अपने पास नगद रूप में या अन्य रूप में, देखिए सीआरआर नगद रूप में ही जमा होता है, लेकिन एसएलआर नगद रूप में भी रखा जा सकता है, प्रतिभूतियों के रूप में भी रखा जा सकता है, स्वर्ण के रूप में भी रखा जा सकता है, किसी भी रूप में रखा जा सकता है। तो व्यापारिक बैंकों को अपने सकल जमा का एक निश्चित अनुपात अपने पास नगद या अन्य रूप में जमा रखना पड़ता है और यही अनुपात क्या कहलाता है? एसएलआर कहलाता है। और ये कितना है? 0 से लेकर 40 के बीच में। पहले ये 25 से 40 होता था, लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया है? 2007 के बाद जो इसकी न्यूनतम सीमा है उसको क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में निजी क्षेत्र के अंदर। 1937 तक रिजर्व बैंक का मुख्यालय कलकत्ता था और 1937 में इसका मुख्यालय कलकत्ता से मुंबई कर दिया गया और 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। रिजर्व बैंक के कार्य का संचालन केंद्रीय निदेशक बोर्ड के द्वारा किया जाता है। रिजर्व बैंक के कार्य भी लगभग वही हैं जो केंद्रीय बैंक के कार्य है। सबसे पहला कार्य आता है मुद्रा जारी करता। भारत में जो नोट छापने का कार्य या मुद्रा निर्गमन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई के द्वारा किया जाता है, न्यूनतम कोष प्रणाली के आधार पर, जिसमें 115 करोड़ का सोना और 85 करोड़ की विदेशी प्रतिभूतियां न्यूनतम कोष के रूप में रखी जाती है। और भारतीय रिजर्व बैंक 1 रुपए से बड़े नोट छापने का कार्य करता है। दूसरा आता है मौद्रिक प्राधिकारी। देखिए मौद्रिक नीति का संचालन एवं नियंत्रण करता देश में कौन है? आरबीआई या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस प्रकार से क्या है? मौद्रिक प्राधिकारी है, मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करता है। वित्तीय प्रणाली का विनियामक। देखिए सारा का सारा जो वित्तीय सिस्टम है, धन का सिस्टम है, साख का जो सिस्टम है, इसका नियंत्रण एवं नियामक करता कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आरबीआई है, क्योंकि वही साख नियंत्रण के कार्य करता है, वही मौद्रिक नीति का संचालन करता है और वही बैंकों की कार्य प्रणाली का संचालन करता है, बैंकों पर नियंत्रण रखता है, बैंकों को लाइसेंस प्रदान करता है। विदेशी मुद्रा का प्रबंधक। देखिए रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा का प्रबंधक एवं संरक्षक है, क्योंकि वो विदेशी मुद्रा को जमा करता है, विदेशी मुद्रा की विनिमय दर को स्थिर बनाए रखता है। किस प्रकार से? आवश्यकता पड़ने पर अधिमूल्यन या अवमूल्यन के द्वारा वो विनिमय दर की स्थिरता का कार्य करता है। विकासात्मक भूमिका। विकासात्मक भूमिका में क्या है? विभिन्न प्रकार के विकास के कार्यों से संबंधित सलाह भी इसके द्वारा प्रदान की जाती है और विभिन्न प्रकार के वित्तीय विवरणों के प्रकाशन के द्वारा या विभिन्न प्रकार की आर्थिक समस्याओं के विश्लेषण के द्वारा देश के आर्थिक विकास में भूमिका का निर्वहन रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आता है सरकार का बैंकर। देखिए रिजर्व बैंक सरकार की जमाओं को स्वीकार करता है और सरकार की तरफ से भुगतान करने का कार्य भी करता है। तो इस प्रकार से आरबीआई या भारतीय रिजर्व बैंक सरकार का बैंकर है, क्योंकि सरकार की तरफ से जमा राशि को स्वीकार करता है एवं सरकार के तरफ से किए जाने वाले भुगतान को करने का कार्य भी रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आता है बैंकों का बैंकर। जिस प्रकार से रिजर्व बैंक या आरबीआई बैंक सरकार का बैंकर है, ठीक उसी प्रकार से रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों का भी क्या है? बैंकर है, क्योंकि व्यापारिक बैंकों की जमाओं को भी इसके द्वारा स्वीकार किया जाता है और व्यापारिक बैंकों को ऋण प्रदान करने का कार्य भी रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। इसके साथ साथ व्यापारिक बैंकों का अंतिम ऋणदाता भी कौन है? रिजर्व बैंक है, आरबीआई है। सूचनाओं का प्रकाशन। रिजर्व बैंक विभिन्न प्रकार के मासिक या वार्षिक प्रकाशनों के द्वारा सूचनाओं का प्रकाशन करता है। जैसे रिजर्व बैंक के द्वारा विभिन्न वार्षिक प्रकाशन के द्वारा बैंकों की प्रवृत्ति एवं प्रगति की रिपोर्ट, करेंसी एवं वित्त की रिपोर्ट इत्यादि प्रकाशित की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन जो कि एक मासिक प्रकाशन है, उसके द्वारा भी रिजर्व बैंक के द्वारा अर्थव्यवस्था से संबंधित विभिन्न सूचनाओं का या बैंकिंग प्रणाली से संबंधित विभिन्न सूचनाओं का प्रकाशन किया जाता है। चलते हैं हम नेक्स्ट
भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा या आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीति का संचालन किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से दरों का निर्धारण किया जाता है, उसका हम अध्ययन करते हैं। देखिए, आरबीआई के द्वारा भारत में मौद्रिक नीति का संचालन किया जाता है। साख नियंत्रण के लिए रिजर्व बैंक के द्वारा जो नीति अपनाई जाती है वही नीति क्या कहलाती है, मौद्रिक नीति कहलाती है। मौद्रिक नीति के द्वारा ही रिजर्व बैंक के द्वारा मुद्रास्फीति पर रोक लगाई जाती है और मूल्य स्थिरता को बनाए रखा जाता है। मौद्रिक नीति के संचालन के लिए रिजर्व बैंक विभिन्न प्रकार के उपकरण काम में लेता है या विभिन्न प्रकार की दरों में परिवर्तन करता है। ये उपकरण या दरें कौन कौन सी है, इसका हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले आती है रेपो रेट। रेपो दर क्या है, वह ब्याज दर जो आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को प्रदान किए गए अल्पकालीन ऋणों पर वसूल करता है। अर्थात रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को दो प्रकार के ऋण देता है, अल्पकालीन ऋण और दीर्घकालीन ऋण। तो दीर्घकालीन जो ऋण थे उन पर जो ब्याज वसूला जाता है, ब्याज दर वसूली जाती है, जो ब्याज दर लगाई जाती है केंद्रीय बैंक के द्वारा, उसको तो हमने अध्ययन किया था, वो क्या है, बैंक दर है। लेकिन जो अल्पकालीन ऋणों पर रिजर्व बैंक के द्वारा जो ब्याज वसूला जाता है उस ब्याज की दर को क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। अब ये रेपो रेट क्या होगा, यदि रेपो रेट बढ़ जाएगी तो ऋण लेने महंगे हो जाएंगे, तो साख की मात्रा कंट्रोल हो जाएगी, संकुचित हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यदि रेपो रेट कम है तो ब्याज लेने क्या हो जाएगा, ऋण लेने क्या हो जाएंगे, सस्ते हो जाएंगे, जिससे साख का क्या होगा, विस्तार होगा। इसी प्रकार से आती है रिवर्स रेपो रेट। ये रिवर्स रेपो रेट क्या है, देखिए, रेपो रेट वो दर थी जो आरबीआई व्यापारिक बैंकों से वसूलता है। कब, अल्पकालीन ऋणों पर, बहुत कम समय के लिए जब ऋण लिए जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है वाणिज्यिक बैंकों के पास भी अतिरिक्त धन होता है, वो उस धन को रिजर्व बैंक में जमा करवा देते हैं। तो उस जमा धन पर जो रिजर्व बैंक ब्याज दर देता है, किसको, वाणिज्यिक बैंक को। अर्थात वाणिज्यिक बैंक के द्वारा अपना जो अतिरिक्त धन रिजर्व बैंक के पास अल्पकाल के लिए जमा करवाया जाता है, तो उस अल्पकाल के लिए जमा करवाए गए धन पर जो ब्याज दर रिजर्व बैंक के द्वारा व्यापारिक बैंक को प्रदान की जाती है उसको क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो ये दोनों दर हैं, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, दोनों का संबंध अल्पकाल से है। ये वो ब्याज दर जो आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से वसूल करता है और ये वो ब्याज दर है जो आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को देता है। रेपो रेट हमेशा रिवर्स रेपो रेट से अधिक होती है, अर्थात रिवर्स रेपो रेट से क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट आता है सीआरआर और एसएलआर, जिसका हमने अध्ययन कर भी लिया है पहले। क्या है सीआरआर, वाणिज्यिक बैंकों की सकल जमा का जो अनुपात, उस सकल जमा का जो अनुपात केंद्रीय बैंक या आरबीआई के पास जमा रहेगा, किस रूप में, नगद रूप में, इसी अनुपात को क्या कहते हैं, सीआरआर या नगद कोषानुपात कहते हैं। दूसरा आता है एसएलआर, वाणिज्यिक बैंकों की सकल जमा का, जितनी भी वाणिज्यिक बैंकों की सकल जमा है उसका जो अनुपात वो अपने पास हमेशा रिजर्व रखते हैं, किस रूप में, नगद रूप में या अन्य रूप में। सीआरआर हमेशा नगद रूप में जमा होगा, एसएलआर नगद या अन्य दोनों रूपों में जमा हो सकता है, तो वो क्या कहलाता है, एसएलआर। और ये वाणिज्यिक बैंक अपने पास हमेशा जमा रखते हैं। अब इनमें परिवर्तन से साख की मात्रा कैसे नियंत्रित होती है, जैसे सीआरआर बढ़ जाएगा तो वाणिज्यिक बैंकों के पास ऋण देने के लिए कम धन बच पाएगा, तो साख क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जैसे ये दर घट जाएगी वैसे ही क्या होगा, रिजर्व जो व्यापारिक बैंक है उनके पास ज्यादा धन बच जाएगा, क्योंकि रिजर्व कम रखना पड़ेगा, तो वो ज्यादा ऋण दे पाएंगे, जिससे साख का क्या होगा, विस्तार होगा। ठीक इसी प्रकार से एसएलआर जब बढ़ा दी जाती है आरबीआई के द्वारा, तो क्या होगा, जब एसएलआर बढ़ा दी जाएगी तो रिजर्व ज्यादा रखना पड़ेगा, ऋण देने के लिए राशि कम बच पाएगी, इसलिए साख का विस्तार कम होगा। और जब इस दर को घटा दिया जाता है तो रिजर्व व्यापारिक बैंक है जो उनके पास क्या होगा, जो घटाने के बाद ऋण देने के लिए साख ज्यादा बच पाएगी, इसलिए साख का क्या होगा, वो विस्तार करने में सक्षम होंगे। तो ये चार उपकरण हैं जो आरबीआई के द्वारा या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मौद्रिक नीति के संचालन के लिए, साख को कंट्रोल करने के लिए, साख के नियंत्रण के लिए, साख के नियमन के लिए काम में लिए जाते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट, रिजर्व बैंक और व्यापारिक बैंक में अंतर क्या है उसका हम अध्ययन करते हैं। देखिए, व्यापारिक बैंक एवं केंद्रीय बैंक में प्रमुख अंतर या तुलना इनकी किस प्रकार से की जाएगी। सबसे पहले हमने कॉलम बनाया है, अंतर का आधार क्या है, अंतर का आधार इसको हम लिख सकते हैं
फिर इस कॉलम में हमने व्यापारिक बैंक से संबंधित है ये, और दूसरा हमने लिया है केंद्रीय बैंक से संबंधित। सबसे पहला अंतर का आधार हमने उद्देश्य लिया है कि व्यापारिक बैंक का उद्देश्य क्या है और केंद्रीय बैंक का उद्देश्य क्या है। देखिए, व्यापारिक बैंक का प्रमुख उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना। व्यापारिक बैंक लाभ कमाने के उद्देश्य से कार्य करते हैं। लेकिन केंद्रीय बैंक का प्रमुख उद्देश्य क्या है? साख का नियंत्रण एवं नियमन करना। अंतर का दूसरा आधार हमने लिया है साख सृजन किस प्रकार से किया जाता है। व्यापारिक बैंक के अंदर हमने अध्ययन किया था कि व्यापारिक बैंक प्रारंभिक जमा से व्युत्पन्न जमा के द्वारा साख सृजन करते हैं, लेकिन केंद्रीय बैंक साख सृजन का कार्य किसके द्वारा करता है? नए नोट छापकर या नोट निर्गमन के द्वारा करता है। नेक्स्ट आता है ऋण किसको प्रदान किए जाते हैं। व्यापारिक बैंक किसको ऋण प्रदान करता है? ग्राहकों को। अपने जो ग्राहक होते हैं उनको व्यापारिक बैंक ऋण प्रदान करता है। लेकिन केंद्रीय बैंक किसको ऋण प्रदान करता है? व्यापारिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है। केंद्रीय बैंक डायरेक्ट रूप से ग्राहकों को ऋण प्रदान नहीं करता। नेक्स्ट आता है जमाएं। जमाएं किससे स्वीकार की जाती है? व्यापारिक बैंक के द्वारा अपने ग्राहकों से जमाएं स्वीकार की जाती हैं। लेकिन ये जमाएं ग्राहकों के द्वारा कहां जमा की जाती हैं? अपने सेविंग अकाउंट या जो करंट अकाउंट में या फिक्स डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट के रूप में उनके द्वारा जमाएं स्वीकार की जाती है। लेकिन केंद्रीय बैंक इन ग्राहकों से प्रत्यक्ष रूप से जमा स्वीकार नहीं करता, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से सीआरआर के रूप में वो जमा कहाँ रहती है? उसका कुछ अनुपात रिजर्व बैंक के पास जमा रहता है। अर्थात ये जो ग्राहक हैं ये प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट रूप से केंद्रीय बैंक के अंदर जमा नहीं करवाते, अर्थात इन ग्राहकों से केंद्रीय बैंक प्रत्यक्ष रूप से कोई भी जमाएं स्वीकार नहीं करता। नेक्स्ट आता है मौद्रिक नीति। देखिए, मौद्रिक नीति का ये अनुपालन करता है कौन? व्यापारिक बैंक, क्योंकि समस्त प्रकार के मौद्रिक नीति का जो संचालन के संबंधित दिशा निर्देश हैं उनका पालन करना व्यापारिक बैंकों के लिए क्या होता है? अनिवार्य होता है। तो मौद्रिक नीति का ये अनुपालन करता होते हैं व्यापारिक बैंक, लेकिन केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति का संचालन करता होता है, क्योंकि मौद्रिक नीति से संबंधित जो उपकरण है जिसका हमने अध्ययन किया वो किसके द्वारा अपनाए जाते हैं? आरबीआई के द्वारा अपनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से व्यापारिक बैंक मौद्रिक नीति का अनुपालन करने वाला है, केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति का संचालन करने वाला है। तो ये व्यापारिक बैंक एवं केंद्रीय बैंक के मध्य मुख्य मुख्य अंतर हैं। तो देखिए, इस लेसन के अंदर जो केंद्रीय बैंक के कार्य हैं वो निबंधात्मक प्रश्नों के लिए परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने उनको बहुत अच्छी तरह से याद करना है। साख नियंत्रण की जो विधियां हैं, गुणात्मक एवं मात्रात्मक, दोनों को अलग अलग प्रकार से आपने याद करना है कि गुणात्मक विधियां कौन सी है, मात्रात्मक विधियां कौन सी है। इसी प्रकार से आरबीआई के कार्य एवं आरबीआई के द्वारा जो मौद्रिक नीति का संचालन किस प्रकार से किया जा सकता है, या मौद्रिक नीति के जो उपकरण हैं उनकी परिभाषाएं, रेपो रेट की, रिवर्स रेपो रेट की, सीआरआर की, एसएलआर की, ये भी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्यापारिक बैंक एवं केंद्रीय बैंक के मध्य तुलना, ये भी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इनको आपने बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है। ये था आज का लेसन अध्याय 19 केंद्रीय बैंक, उसके कार्य एवं साख नियंत्रण, जिसका हमने अध्ययन किया। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट लेसन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।